हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें मैंने सैम्पल पेपर जो इस बार का रिलीज़ किया गया है सीबीएसई के द्वारा वहाँ से लिया हुआ है। अब इस प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में जनरली ये होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में उन सभी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर आपने वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है या फिर आपको रिवीजन करना है तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल रही होगी जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मैंने रिवीजन करवा रखा है। एक ही वीडियो में आपको रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में या फिर सैम्पल पेपर में गिवन है। तो उसको देखिए, वहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको सीखिए और वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमसे कहता है और वही क्वेश्चन जो भी कह रहा है मैं यहाँ पे डिटेल में लिख दूंगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है, यानी एमसीक्यू टाइप है, कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच हमें लगानी है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो कहता है अ शॉपकीपर सेल 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स A1 A2 A3। 3 टाइप के हमारे पास फ्लावर्स हैं जो कि वो बेच रहा है। एक का नाम A1 है, एक को A2 कह देते हैं और एक को 3 कह देते हैं, A3। अब कहता है दे आर सोल्ड एज अ मिक्सचर वेयर प्रपोर्शन आर 4:4:2 रिस्पेक्टिवली। अब वो जब इन चीज़ों को बेच रहा है तो कुछ ना कुछ मिक्सचर में बेच रहा है और प्रपोर्शन कैसे ले रहा है, 4:4:2 का। रफली अगर मैं आइडिया दूं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि 4 A1 फ्लावर्स, 4 A2 फ्लावर्स और 2 A3 फ्लावर्स। ये जस्ट रफ एस्टिमेशन है। प्रपोर्शन का मतलब ये नहीं होता, प्रोपोर्शनल का मतलब है यहाँ पे रेशियोज। तो कुछ इस तरीके के रेशियोज में ये रहने वाला है क्योंकि यहीं से हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। अभी क्या कहना चाह रहा हूँ अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इसके बाद कहता है द जर्मिनेशन रेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सीड्स आर 45%, 60% और 35% है। यानी कि आप शॉप के पास गए और वहाँ पर आपने A1 फ्लावर लिया तो उसके जर्मिनेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 45% है, ऐसी 60%, ऐसे ही 35%। अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें करूँगा। पहले तो मैं एक इवेंट बोल देता हूँ E। ये इवेंट क्या शो करेगा, ये इवेंट शो करेगा सीड जर्मिनेट कर गया, सीड इज जर्मिनेटिंग, सीड हमारे पास जर्मिनेट कर रहा है। अब इसका यूज़ होने वाला है पहले क्वेश्चन में, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। अब देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का ये मतलब है कि आप शॉपकीपर के पास गए और उसने आपको A1 फ्लावर दिया या फिर आपने A1 फ्लावर छाटा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो फेवरेबल अपॉन टोटल करा जाता है। A1 के लिए फेवरेबल क्या है, मेरे पास 4 है और टोटल में क्या करूंगा 4 + 4 + 2, यानी कि टोटल बन जाएगा 10। तो यहां से हमारे पास बनेगा 4/10। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, यानी कि A2 फ्लावर छाटोगे उसकी भी 4/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इसकी रहेगी 2/10। तो ये तरीका रहेगा यहाँ पे, यानी कि जो प्रोपोर्शन गिवन था इसका ये यूज़ होने वाला था। तो A1 A2 A3 इनकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। इवेंट E भी मैंने मेंशन कर दिया कि जो भी फ्लावर आपने लिया होगा वो जर्मिनेट कर जाएगा, इस बात का इवेंट E है, सीड इज जर्मिनेटिंग। अब इन सब का यूज़ यहाँ पे पहले क्वेश्चन में होने वाला है। इनफैक्ट 5 के 5 क्वेश्चन में होगा, तो इस वजह से मैंने पहले ही लिख दिया। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे होंगे और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, कौन से इवेंट लेने हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखते हैं। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। हमें यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी है कि रैंडमली जो भी सीड हमने जो भी सीड हमने लिया है वो जर्मिनेट कर गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके दो। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जाऊँ तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि आप हो सकता है कि आप पहला सीड लें और वो जर्मिनेट कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरा सीड लें और वो जर्मिनेट करे। तीसरा केस एक और हो सकता है कि आप तीसरा सीड लें और वो जर्मिनेट कर जाए। अब इन सभी बातों को लिखोगे कैसे, यहाँ पे यूज़ होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे 3 केसेस हो रहे हैं तो उन 3 केसेस को अलग अलग रखा जाएगा और ऐड करा जाएगा। देखना कैसे। पहले क्या हो रहा होगा कि आपने छाटा होगा पहला फ्लावर, ठीक है, पहला फ्लावर छाट लिया, ठीक है। अब जब आपने ये छाटा तो ये जर्मिनेट कर गया। जर्मिनेट करने के लिए मैंने सेट इवेंट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करा है, तो यानी कि क्या हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी E/A हो रहा होगा, A1। इस बात का क्या मतलब होता था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती थी कि A1 हो चुका, अब बताओ E इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं उस हिसाब से रीड करूँ तो यही तो है इसका मतलब, तो यही हमें फाइंड करना है। ये हुआ पहला केस। दूसरा क्या, दूसरा ये हो सकता है कि आपने A2 छाटा, यानी कि A2 फ्लावर लिया और वो क्या कर गया, इसके बाद जर्मिनेट कर गया, तो प्रोबेबिलिटी E/A2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी A3 और प्रोबेबिलिटी E/A3। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है सबसे पहले फॉर्मूले बनाना और ये जज करना कि ये किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो ये होने वाला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, और वहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास डिफरेंट केसेस, 3 केसेस, तो उन सबको हमने ऐड करवा दिया।
अब देखना पी ए वन हमने निकाला, यानी कि A1 छाटोगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/10, तो ये हो गया 4/10 इंटू प्रोबेबिलिटी E/A1। अब A1 आपने छाट लिया, A1 फ्लावर आपने छाट लिया, अब वो जर्मिनेट कर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 45/100। यहाँ पे परसेंटेज में गिवन था, उसको प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो 45 कितना आएगा 100 आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितनी होगी अभी अभी निकाला हमने, वो भी है 4/10 इंटू इसके जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी 60/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 2/10 है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/A3, यानी कि A3 जर्मिनेट कर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 35%, यानी कि 35/100। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करोगे तो ये आपको कुछ मिलेगा ऐसा 490/1000 बन रहा होगा, इसको कैंसिल करोगे तो 0.49 ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ का पूछा गया है, और कैसे हमें इतनी लंबी प्रोसेस करते हुए इसका आंसर लेके आना है। ये सब कुछ आप तब कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है मैं वो करवाने की कोशिश करूँगा जो भी हमारे पास सैम्पल पेपर में गिवन है। अभी फिलहाल इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन रहेगा, नीचे कमेंट करिए, अगर और क्वेश्चन चाहिए प्रोबेबिलिटी के तो वो भी लेकर आऊँगा। तो इसे नोट करो, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट लेता हूँ और वहाँ पर भी हम सेम क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हमसे कहता है प्रोबेबिलिटी दैट सीड विल नॉट जर्मिनेट गिवन दैट सीड इज ऑफ टाइप A3। अब जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करो, कोशिश करो कि जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उससे रिलेट कर सको कि ये किससे मैच कर रहा है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, बेस का है, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, कब, जब ये चीज़ हो चुकी। क्या हो गया, गिवन है ना, गिवन जब भी होता है यानी कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, गिवन है। गिवन ये है कि जो सीड लिया गया है वो किस टाइप का है, A3 का है। अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जर्मिनेट नहीं करने वाला। इससे पहले मैंने इवेंट लिया था सीड इज जर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नहीं करने वाला तो उसको ले लेंगे E', जिसमें क्या रहेगा सीड विल नॉट जर्मिनेट। तो अगर मैं इवेंट की भाषा में लिखूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E'/A3, यानी कि A3 हमें मिल चुका, यानी कि सीड हमने छाट लिया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगा रहे होगे क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला कहता है A/B होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A*B/P भी करोगे तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। देखना कुछ ऐसा रहेगा E'*A3/P A3, ऐसा कुछ लिख रहे होगे आप, फॉर्मूला लगाओगे। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ आप नहीं करिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहती है, प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है जब हमने रिविजन करा है, और NCERT में भी आपको मिल जाएगी। इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का ये मतलब है कि A3 हो चुका है, यानी कि A3 सीड मिल गया। अब मुझे ये बताओ कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि जर्मिनेट नहीं करेगा, यही निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं कि हमें A3 मिल चुका, अब वो जर्मिनेट करेगा। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा प्रोबेबिलिटी E/A3। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी होती हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी थी कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो गई हमारे पास Pe', तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Pe/A3। तो इसमें से इसे घटाऊंगा, मुझे मिल जाएगी कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि जर्मिनेट नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस। अब देखो Pe/A3 का क्या मतलब है, ध्यान से समझना। A3 मुझे मिल चुका और वो जर्मिनेट कर गया, यही तो है इस बात का मतलब। A3 मुझे मिल गया और वो जर्मिनेट कर गया, क्योंकि E मैं मान के चलूँ सीड इज जर्मिनेटिंग। अब A3 मुझे मिल गया और वो जर्मिनेट कर गया, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 35/100। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या रखेंगे 35/100 रखेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करवाओगे 65/100 बनेगा, जो कि मिलेगा 0.65। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी है। तो हमारे पास ऑप्शन A टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है, इसे नोट करो। इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। तीसरे पार्ट में हमसे कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट सीड इज ऑफ टाइप A2 गिवन दैट अ रेंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। अब देखना अगेन गिवन वाली चीज का यूज कर रहा है, तो ऐसा मत करना कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है वही लगा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे कह रहा है कि हमने सीड छाटा, ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। अब ये बताओ कि जो सीड हमने छाटा है वो A2 टाइप का है। तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, हमने बेस थ्योरम में क्या पढ़ा हुआ था, ये बेस थ्योरम टाइप का है। बेस थ्योरम में हमारे पास कहती कुछ बैग्स पड़े हुए थे, फिर वो कहता था कि इन बैग से फलाना बॉल निकाली है बाहर, और जो बॉल मिल गई है वो बता देता था कि कौन सी बॉल निकली है, ब्लैक निकली है, व्हाइट निकली है, जो भी निकली है। फिर कहता था बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये पहले बैग से मिली या फिर दूसरे बैग से मिली, इस तरीके के क्वेश्चन रहते थे। तो सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगी बेस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, यानी E' हो गया, ठीक है, ये जो भी सीड हमने लिया था वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। अब ये बताओ कि वो टाइप A2 का है, यानी कि वो इस तरीके के बैग से बाहर आया। अगर मैं उसके साथ रिलेट करवाऊँ तो बेस थ्योरम का यूज़ होने वाला है।
अब इस बात को मैं लिखूंगा कैसे? इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ A2 के होने की, यानी कि A2 टाइप का सीड है, इस बात की होने की प्रोबेबिलिटी निकालो कब? जब E डैश हो चुका, यानी कि वो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी A2 बाय E1, इसको कैसे लिखा जाता था? मैंने जब रिवीजन करवाया था वहाँ पे बताया था क्या करते हैं, बेस थ्योरम को रटने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे क्या करो, सिंपल फेवरेबल अपॉन टोटल का कॉन्सेप्ट लगाओ। फेवरेबल क्या रहेगा मेरे लिए? फेवरेबल यही तो रहेगा कि मैं ये 3 सीड मेरे सामने पड़े हुए हैं, मैं गया और दूसरे वाले सीड को चूज़ करा और फिर वो क्या हो रहा है, जर्मिनेट नहीं हो रहा, यही मेरे लिए फेवरेबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, फिर उसके बाद लिखूंगा कि वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है जब मैंने A2 छांट लिया। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, सब कुछ वही है, सेम चीज़। तो बार बार वही कॉन्सेप्ट का यूज़ होना है। अपॉन यहाँ पे टोटल लिखा जाता है, यानी जो जो पॉसिबल केसेस है सारे लिख दो। दूसरा ये हो सकता है कि हम प्रोबेबिलिटी A1 के पास गए, उसे छाटा और वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो E डैश बाय A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 और प्रोबेबिलिटी E डैश बाय A2 ये लिखा जाएगा, और आखिरी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी E डैश बाय A3, यानी A3 छाटा और वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ लिखिए। वैल्यूज़ क्या होगी? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 वो तो निकाल चुके हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितनी है, 4/10 है, ठीक है। 4/10 इंटू, ये इंपॉर्टेंट है, हमें निकालना है कि A2 हमने छाट लिया, अब वो जर्मिनेट नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो। ई डैश का मतलब यही तो है, सीड विल नॉट जर्मिनेट, और यही हमसे फाइंड करना है। तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, यहाँ पे हमें गिवन है 60%, ये तो गिवन है कि सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अब नहीं करने के लिए क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे 60/100, अभी तो करा था हमने, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 में से घटा दो, तो 1 माइनस ये करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40/100, ठीक है। अपॉन इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/10 इंटू 40/100 प्लस ये इसकी जगह पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 करके। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये वाला, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 है 4/10 इंटू प्रोबेबिलिटी E डैश बाय A1, यानी कि A1 मिल चुका, पहला फ्लावर हमने छाट लिया, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, क्या नहीं होने के, जर्मिनेट नहीं होने के, ये है मेरे पास जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से घटा दो 45/100, कितना आएगा 55/100, तो ये हो गया 55/100 प्लस आखिरी वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, ये है 2/10 इंटू प्रोबेबिलिटी E डैश बाई A3, नहीं जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 35/100, तो 1 माइनस 35/100 करना है इसको, ये आएगा 65/100। सब कुछ कैलकुलेशन है, आपको आती है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 16/51, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो देख लो कैसे सिंपल से क्वेश्चन है, बट हमें इनको अप्लाई करना आना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे। तो बस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ और नहीं पूछने वाला, तो कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करिए, क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसे नोट करो, इसके बाद अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, सेम वैसे ही करना है जैसे तीसरा पार्ट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, बस वैल्यू हमें डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पे कहता है प्रोबेबिलिटी निकालो कि सीड जो है वो टाइप A1 का रहेगा। गिवन ये है कि सीड जो हमने चूज करा है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो यानी कि हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी A1 बाय E डैश, यानी कि हमने एक सीड निकाला, वो जर्मिनेट नहीं कर रहा। अब ये बताओ कि वो A1 टाइप का सीड है। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में बस फर्क इतना था A2 की बात थी, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे वो बना लेंगे फॉर्मूला। तो फेवरेबल क्या रहेगा, फेवरेबल ये रहेगा कि मैं A1 के पास जाऊंगा, उसे सेलेक्ट करूंगा और वो जर्मिनेट नहीं हो रहा होगा, तो वही लिखा प्रोबेबिलिटी A1। इसके बाद क्या होगा, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, E डैश बाई A1, यानी कि A1 हो चुका, अब E डैश होगा, तो ये हो गया फेवरेबल अपॉन टोटल में सारी कुछ लिख दिया। A1 का वही, A2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी E डैश बाई A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी E डैश बाई A3। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको जस्ट यहाँ से वैल्यू उठा के रखनी है। E डैश वाले के लिए मैंने बताया है क्या करना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करवा देना है, तो बस सिंपल सा है, आप वैल्यूज़ पुट करना और मुझे कमेंट करके बताना कि नीचे आंसर कैसा मिल रहा है। ऑप्शन छाट लेना, जैसे कि ऑप्शन A B वगैरह जो भी है इसमें, तो ऑप्शन बता देना, तो वो हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल है। इसके बाद मैं आखिरी पार्ट बताता हूँ जो कि क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जहाँ पे हमसे पूछता है, इस टाइप का भी हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, बस फर्क यहाँ पे A1 का है। देखो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो दैट इट विल नॉट जर्मिनेट, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। गिवन क्या है कि जो सीड है वो A1 है, यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E डैश बाई A1। E डैश का मतलब क्या है, E डैश का ये मतलब है कि सीड जर्मिनेट नहीं करने वाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गिवन क्या है कि वो टाइप A1 का है, यानी कि A1 टाइप मुझे मिल गया। अब बताओ कि ये जर्मिनेट नहीं करने वाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी।
ऐसा ही हमने देखा हुआ था, तीसरा क्वेश्चन था शायद, जहाँ पे हमारे पास A3 के लिए पूछ रहा था, वहाँ पे क्या था, जर्मिनेट नहीं करेगा, और हमने जो लिया हुआ है वो A3 लिया हुआ है। तो वहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था PE'/A3, यहाँ पे बनेगा PE'/A1। निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक वाला, जस्ट ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या, यहाँ पे मांग रहा है कि A1 मिल चुका, उसके नहीं जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो उसे 1 से घटा देंगे, किसको, A1 हमने ले लिया और उसके जर्मिनेट करने की प्रोबेबिलिटी को, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी E/A1 वो कितना होगा, 45/100। इसका मतलब क्या है, A1 ले लिया, अब ये जर्मिनेट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी वो तो हमें गिवन थी कितनी, 45%, तो वो लिख दिया 45/100, सब्ट्रैक्ट करवाया 55/100, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगेन कॉन्सेप्ट जो हमारे पास सिखाया गया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का, वो इंपॉर्टेंट है, और प्रोबेबिलिटी के केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इसे नोट करो। इसके बाद अगली वीडियो में मिलूंगा जहाँ पे हम केस बेस्ड क्वेश्चन के और क्वेश्चन लेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।